दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है अकल का करिश्मा। ये राज कॉमिक्स वालों की कहानी है, तो पढ़ते हैं इसको। अकल का करिश्मा। धर्मपुर गांव के जमींदार हुकम सिंह के यहाँ माधव नाम का तेज भोला नौकर काम करता था। दिन भर वह आड़तोड़ मेहनत करता और रात को सोने से पहले बिना नागा जमींदार के पांव दबाता। जरा और जोर से दबा माधव, क्या तेरे हाथों में दम नहीं है? अनजाने में उससे कोई नुकसान हो जाता तो जमींदार उसे बेरहमी से पीटता। क्यों भी आखेंदे, राह में रखे इतने बड़े गमले तुझे नहीं दिखाई दिए जो ठोकर मारकर तोड़ दिए? जिस दिन उससे कोई नुकसान होता उस दिन उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। माधव रात को जब चारपाई पर लेटा तो उसके शरीर का पोर पोर दर्द कर रहा होता था। यह भी कोई जिंदगी है? मुझसे अच्छे तो कुत्ते बिल्ली होंगे जो कम से कम आजाद जिंदगी जिंदगी तो गुजारते हैं। मुश्किलों से भरे माधव के ये दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे। एक रात जब वह अपना सारा काम निपटा चुका, गांव के मंदिर में कई दिनों से एक महात्मा आए हुए हैं, क्यों न मैं इस समय जाकर उनके दर्शन कराऊं। यह सोच वह उठा और मंदिर की ओर चल दिया। जब वह मंदिर पहुंचा, महात्मा जी प्रणाम। अरे बेटा, जब सारा गांव सो गया तब तुझे यहाँ आने की फुर्सत मिली है? क्या बताऊं महात्मा जी, मुझे इसी समय अपने काम से फुर्सत मिल पाती है। ऐसा क्या काम करता तू बेटा? मैं गांव के जमींदार हुकम सिंह के यहाँ नौकरी करता हूँ महात्मा जी। तेरे उदास चेहरे से प्रतीत हो रहा है कि जमींदार की नौकरी करके खुश नहीं है तू। हाँ महात्मा जी, जमींदार हुकम सिंह बहुत जालिम है। मैं उसे किसी भी तरह छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो उसे जाल में फंसा कैसे? क्या तू मुझे अपने विषय में कुछ बताएगा? महात्मा जी, आज से 10 वर्ष पूर्व मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद मेरी नासमझी का फायदा उठा जमींदार ने चालाकी से सारी जमीन जायदाद हड़प ली और मुझे अपना बंधुआ नौकर बना लिया। ओह, यह तो जमींदार ने तेरे साथ बहुत अत्याचार किया। यह के महात्मा ध्यान में डूब गए। बहुत देर बाद जब उनका ध्यान टूटा, माधव यहाँ से 10 कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में एक जंगल में एक चमत्कार नीलकंठ रहता है। अगर अगर कोई उस नीलकंठ के एक बार दर्शन कर ले तो उसकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। अच्छा, इतना चमत्कारी वह नीलकंठ? हाँ बेटे, तुझे उस नीलकंठ कंठ के दर्शन करने होंगे, तभी तेरी सोई किस्मत जाग पाएगी। तब तो मैं उस नीलकंठ के दर्शन करने उस जंगल में अवश्य जाऊंगा। बेटा एक बात याद रखना, वह नीलकंठ बहुत कम लोगों को दर्शन देता है। तुझे धैर्य के साथ उस नीलकंठ की प्रतीक्षा करनी होगी। अच्छा महात्मा जी, तो जा इसी समय उस जंगल की ओर चला जा, भगवान तेरा भला करेंगे, लेकिन बिना जमींदार को बताएं। बहुत बोला है तू तो। अरे तू जमींदार को बताकर वहां जाना चाहेगा तो क्या वह तुझे जाने देगा? कदापि नहीं। तो जब मैं नीलकंठ के दर्शन करके जमींदार के पास वापस लौटूंगा तब क्या वह मुझे मारेगा? नहीं नहीं, नीलकंठ के दर्शन करके तुझे वापस इस गांव में नहीं लौटना है। वहां से उत्तर दिशा की ओर जाना है, तभी तेरा कल्याण होगा। तभी महात्मा को प्रणाम कर माधव उसी समय दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। बोर होते होते वह महात्मा के द्वारा बताए जंगल में जा पहुंचा। बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लूं। यह सोच वह पेड़ के नीचे लेट गया। थका हुआ तो वह था ही, लेटते उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो सूरज की रोशनी चारों ओर फैल चुकी थी। ओह, बहुत देर तक सोया मैं, दोपहर हो गई है। माधव उठा और जंगल में नीलकंठ की खोज में चल पड़ा। पूरे दिन उसने जंगल में नीलकंठ की खोज की। सांझ होने को आई पर नीलकंठ के दर्शन अभी तक नहीं हुए। लगता आज की रात इसी जंगल में गुजारनी होगी। सचमुच वह रात माधव को उस जंगल में गुजारनी पड़ी। अगले दिन आज भी नीलकंठ को ढूंढने में सफलता नहीं मिली। इस प्रकार माधव भूखा प्यासा पूरे 3 दिन तक नीलकंठ के दर्शन पाने को जंगल में भटकता रहा। चौथे दिन, आह नीलकंठ, आखिर मेरी मेहनत रंग ले ही आई। हाँ माधव, मैं केवल उन्हीं मनुष्यों को दिखाई देता हूँ जो मुश्किलों में भी धैर्य का दामन नहीं छोड़ते हैं। जाओ, उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, अब तुम्हें न्याय, मान, यश और सब कुछ मिलेगा। यह कह नीलकंठ उड़कर आकाश में उछल हो गया। तब माधव वहां से उत्तर दिशा की ओर चल दिया। कैसे जागेगी मेरी किस्मत? कैसे मिलेगा मुझे न्याय, मान, यश? चलते चलते वह रात्रि को गांव मल्लभपुर में जा पहुंचा। लगता है यहाँ कोई बारात ठहरी हुई है, क्यों न मैं भी बारात में शामिल होकर
अपनी कई दिनों की भूख मिटा लूं। भूख के कारण पेट में ऐंठन सी हो रही है। यह सोचकर जनवासे के अंदर की ओर बढ़ गया। जब वह जनवासे के अंदर पहुंचा, अरे इसे क्या हुआ? तभी एक आदमी माधव का हाथ पकड़ बोला, जरा मेरे साथ इधर तो आना। कौन है ये? वे आदमी खींचकर माधव को एक कोने में ले गया। कौन हो तुम? तुम बराती तो नहीं लगते। जी मैं बराती नहीं हूँ, इधर से गुजर रहा था तो यहाँ बारात ठहरी देख अंदर चला आया। वो तो मेरा अंदाजा सही निकला, लगता मैं फंस गया। उस आदमी ने अपनी पगड़ी उतारकर माधव के पैरों में रख दी। यह देख। अरे यह क्या किया आपने? बेटा, मेरी पगड़ी की इज्जत अब तुम ही बचा सकते हो। क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, इस समय मेरी आन पर आन बनी है, मुझे तुम ही मझधार से निकाल सकते हो। आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुनो बेटा, अभी तुमने वहां जिस बेहोश पड़े युवक को देखा है, वह मेरा बेटा और इस बारात का दूल्हा है। और लेकिन उसे हुआ क्या है? बेटा, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। अब वह 4-5 घंटे बाद ही होश में आ पाएगा। बेटा, लड़की वालों को अगर बीमारी के बारे में पता चल गया तो हमें बिना दुल्हन के खाली हाथ अपने गांव लौटना होगा। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम दूल्हा बनकर दुल्हन के साथ फेरे ले लो। फेरे हो जाने के बाद मैं बात को किसी तरह संभाल लूंगा। लेकिन यह तो गलत है। बेटा, मैं तुम्हें इस काम के लिए 5 सोने की मोहरें दूंगा। मेरी बात मान लो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। 5 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुन माधव के मन में लालच आ गया। ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। ओ बेटा, ऐसा कहकर तुमने मुझे बहुत बड़ी उलझन से बाहर निकाल लिया है। तब माधव बड़े ठाठ से दूल्हा बनकर बारात के साथ लड़की वाले के द्वार पर पहुंचा। उसने दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। यहाँ तक का काम तो कुशलता से निपट गया। फेरों के पश्चात लड़की का पिता जगन्नाथ माधव से बोला, आओ बेटा, अब चलकर हमारे कुल देवता का भी पूजन कर लो। माधव उठकर जगन्नाथ के साथ चल दिया। कुल देवता का पूजन करने के लिए दुल्हन लता के साथ माधव को एक एकांत कमरे में ले जाया गया। नियम के अनुसार अब तुम दोनों को अकेले में कुल देवता की पूजा करनी है। यह क्या जगन्नाथ कमरे से बाहर चला गया। माधव का भूख से बुरा हाल था। जगन्नाथ के जाने के बाद वह लता से बोला, देखो मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुन लता ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्यों? क्या पिताजी की बनवाई मिठाई आपको पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर बारात की देखभाल में मुझे खाना खिलाने का किसी को ध्यान रहा ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर बारात की देखभाल में मुझे खाना खिलाने का किसी को ध्यान नहीं रहा। यह सुनकर लता ने सोचा, मेरे लिए पति से बढ़कर और कौन सा देवता हो सकता है। कुल देवता की पूजा से पहले मुझे पति को मिठाई खिलाकर उसकी भूख शांत करनी चाहिए। उसने तुरंत पूजा के थाल में रखी मिठाइयाँ और पकवान उठाकर माधव के सामने रख दिए। लीजिए, खाइए। माधव झटपट खाना खाने में जुट गया। ओह, किस बेताबी के साथ खाना खा रहे हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने कई दिनों से खाना न खाया हो। भरपेट खाना खाने के पश्चात ही माधव ने लता के साथ कुल देवता की पूजा की। अन्य धार्मिक रस्म अदा करने के पश्चात जब माधव बारात के साथ जनवासे में वापस लौटा, बेटा, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। लो ये स्वर्ण मुद्राएं लो और इसी समय इस गांव से कहीं दूर चले जाओ। स्वर्ण मुद्राओं को ले माधव प्रसन्न मन से उसी समय वहां से चल पड़ा। लगता वास्तव में ये मेरा भाग्य उदा होने वाला है। तभी तो मुफ्त में भरपेट मिष्ठान व खाना खाने को मिला और साथ में 5 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा मिली। इधर दूसरी ओर भोर होने पर मल्लपुर गांव में समझ जी, विदाई का समय हो गया है। अब बहू को विदा करने में देर न कीजिए। अच्छा समझी जी, मैं शीघ्र ही विदाई की रस्म पूरी करवाई देता हूँ। समधी को आंगन में आदर सहित बैठा जब जगन्नाथ लता के कमरे में पहुंचा। सुनो जी, लता कहती, आंगन में इस समय जो दूल्हा बैठा है यह वह दूल्हा नहीं है जिसने कल रात इसके साथ 7 फेरे लिए थे। क्या बात है, तुम दोनों माँ बेटे मुंह क्यों उतरे हुए हैं? क्या बकती हो? भला यह कैसे हो सकता है? यह आप लता से ही पूछो। जगन्नाथ ने तुरंत लता से पूछा। क्यों लता, क्या मच रहा है? पिताजी, यह वह दूल्हा नहीं है जो कल रात मेरे साथ कुल देवता की पूजा करने कमरे में गया था। क्या? लेकिन दूल्हे का पिता भला ऐसा क्यों करेगा? ठीक है पिताजी, यदि आपको मेरे कहे का विश्वास नहीं है तो मुझे एक बार एकांत में आंगन में बैठे
दूल्हे से मिल लेने दीजिए। लेकिन तू उससे एकांत में मिलकर करेगी क्या? पिताजी, मैं एकांत में उससे उस वार्तालाप के बारे में पूछूंगी जो कल रात कमरे में मेरे और रात वाले दूल्हे के बीच में हुआ था। यदि यह दूल्हा असली हुआ तो मेरी बातों का सही जवाब देगा। ठीक है, मैं भी दूल्हे को यहीं बुलाकर लाता हूँ। जगन्नाथ दूल्हे को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद ही दूल्हा लता के सामने था। आपको याद है कल रात आपने कुल देवता के पूजन के वक्त मुझसे क्या कहा था? मैंने तुमसे यही कहा था कि कुल देवता की पूजा करो। और क्या कहता मैं तुमसे? क्या तुम उस वक्त भूखे नहीं थे? अरे मैं उस समय भूखा क्यों होता? मैंने तो पहले ही भरपेट भोजन किया था। और तब तो मेरा शक ठीक निकला। यह रात वाला दूल्हा नहीं है। यह मेरी तरफ इस तरह घूर कर क्यों देख रही है? लता तेज से उठकर कमरे से बाहर आई। माँ, पिताजी, मेरे साथ धोखा हुआ है। सचमुच ही यह वह दूल्हा नहीं है जिसने कल रात मेरे साथ 7 फेरे लिए थे। क्या? ओह! तब तक दूल्हे का पिता हरिप्रसाद भी वहां आ पहुंचा। उसे देखते जगन्नाथ क्रोधित हो उससे बोला, हरिप्रसाद, तुमने हमारे साथ ऐसा घिनौना छल क्यों किया? बता, रात वाला दूल्हा कहाँ है? ओह! तो सारा भांडा फूट गया। हरिप्रसाद बुरी तरह शक पका गया, लेकिन तुरंत ही संभल कर जगन्नाथ से बोला, क्या कह रहे हो तुम? जगन्नाथ, मेरे बेटे राम प्रसाद ने तो कल कल रात तुम्हारी बेटे के साथ 7 फेरे लिए थे। झूठ झूठ बक रहे हो तुम। मेरी बेटी ने तुम्हारे प्रपंच का बांडा फोड़ दिया है। अब जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ जगन्नाथ, और अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ विदा कर दो। नहीं, अब यह कदापि नहीं होगा। तू अपने बेटे और बारात को वापस ले जा। हरिप्रसाद, इसी में तेरी भलाई है। उन दोनों के झगड़े को देख दूल्हे को मिर्गी का दौरा पड़ गया। हिच हिच। ओह! राम प्रसाद को मिर्गी का दौरा पड़ गया। अब तो सारा खेल बिगड़ गया। ओ तो यह चक्कर हरि प्रसाद, तेरे बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तूने इसी बात को छिपाने के लिए कल रात किसी दूसरे दूल्हे के साथ मेरी बेटी के फेरे डलवा दिए। हाँ जगन्नाथ, मैं यदि ऐसा न करता तो मेरा बेटा जीवन भर कुंवारा ही रह जाता। हिच हिच। कुंवारा तो भी जीवन भर रहेगा तेरा बेटा हरि प्रसाद। जा, चला जा, वरना मैं तेरा गला घोट दूंगा। ओह! अब मुझे यहाँ से 9-11 हो जाना चाहिए। बेहोश राम प्रसाद व बारात के साथ हरि प्रसाद बिना एक पल भी गंवाए अपने गांव की ओर लौट गया। यह देख तत्पश्चात, बेटी लता, तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अब क्या होगा बेटी? पिताजी, कुदरत को शायद ऐसा ही मंजूर था। उसके आगे किस किस का बस चलता है भला? लता ने जगन्नाथ से यह सब कह तो दिया, पर दुख से उसका बुरा हाल था। इधर एक दिन, अरे नदी में एक ऐसा बक्सा बहा जा रहा है। मुझे इस बक्से को पकड़ना चाहिए। माधव ने नदी में उतरकर उस बक्से को पकड़ लिया। तत्पश्चात वह बक्से को लेकर नदी तट पर आया। तट पर पहुंचकर जब वह उसने बक्से को खोला, फुस! अरे इसमें तो सांप है। भयभीत तो वह 2 कदम पीछे हट गया। तत्पश्चात, मुझसे डरो नहीं युवक। अरे यह सर्प तो मनुष्य की वाणी में बोल रहा है। युवक, मैं कोई साधारण सर्प नहीं हूं। मैं सर्पलोक का राजकुमार सर्पेश हूं। ऐसा? फिर तुम इस बक्से में बंद कैसे हो गए? मैं समय समय पर मानव वेश धारण कर पृथ्वीलोक पर आता रहा हूँ। आज से 15 दिन पूर्व जब मैं पृथ्वीलोक पर आया तो एक धूर्त जादूगर ने मंत्रों द्वारा मुझे सम्मोहित कर मुझसे मेरी बहुमूल्य मणि छीन ली। मुझे बक्से में बंद कर दिया। तुमने जब अब उस बक्से को खोला तो मैं मुक्ति पा सका हूँ। ओह! यदि तुम्हारी बातों में तनिक भी सच्चाई है सर्प, तो तुम मुझे इसी समय मानव योनि में आकर दिखाओ तो जानूं। अगले पल, ओह सर्प कहाँ गया? यह युवक कहाँ से आ गया? युवक, मैं इस सर्पलोक का राजकुमार सर्पेश हूँ। तुम्हें अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए मैं मानव योनि में परिवर्तित हुआ हूँ। अब मुझे यकीन आया है कि तुम सर्पलोक के राजकुमार ही हो। युवक, तुमने मुझे बक्से की कैद से मुक्ति दिलाई है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सर्पलोक चलो और कुछ दिन वहां रहकर सर्पलोक की सैर करो। मुझे भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? उसकी सहमति पाकर राजकुमार सर्पेश ने उसका हाथ पकड़ा और तत्काल ही नदी में कूद गया। आह! कितना रोमांच हो रहा है ऐसी विचित्र यात्रा करके। माधव के साथ साथ राजकुमार सर्पेश सर्पलोक पहुंचा। ओह राजकुमार सर्पेश, कहाँ चले गए थे तुम? हमने तुम्हें पृथ्वीलोक पर कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा।
पिताजी, मैं पृथ्वीलोक पर एक दुष्ट जादूगर के चक्कर में फंस गया था। उस जादूगर के चक्कर में मुझे पृथ्वीलोक के इस युवक ने मुक्ति दिलाई, तो मैं नागलोक वापस लौट पाया हूँ। राजकुमार सर्पेश ने विस्तार पूर्वक नागलोक के राजा नागेश को सारी बात बताई। सारी बात जानकर युवक, तुमने हमारे पुत्र को जादूगर की कैद से मुक्ति दिलाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। महाराज, मैंने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। मुझे क्या पता था कि उस बक्से में राजकुमार कैद थे। और तुम तो बहुत बोले हो, तभी तो तुम राजकुमार को मुक्ति दिलाने का श्रेय नहीं ले रहे हो। पिताजी, मैं इस युवक को कुछ दिनों के लिए अपना राजकीय मेहमान बनाना चाहता हूँ। हम तुम्हें इस बात की स्वीकृति देते हैं राजकुमार सर्पेश। तब राजकुमार सर्पेश माधव को लेकर अपने कक्ष में आया। मित्र युवक, तुम तो मेरे विषय में सब कुछ जान गए हो, अब क्या तुम मुझे अपने विषय में कुछ नहीं बताओगे? राजकुमार, मैं गरीब आदमी हूँ और मेरा नाम माधव है। एक महात्मा के कहने पर मैं अपनी सोई किस्मत जगाने अपने गांव से चला था। इसी इसी चक्कर में घूमते फिरते मेरी मुलाकात तुमसे हुई और तब मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ पहुंचा। माधव ने लता के साथ अपने विवाह की कथा विस्तार पूर्वक राजकुमार सर्पेश को कह सुनाई। दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगा। और इसका पार्ट 2 आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, राज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो मिलते हैं 1 घंटे बाद इसके पार्ट 2 में, अकल का करिश्मा पार्ट 2 में।